मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने कल स्टार्ट कर दिया था मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज एग्रीगेट्स, लार्ज वेरिएबल्स को स्टडी करना, नेशनल प्रॉब्लम्स को स्टडी करना। बराबर है कि नहीं बराबर है? प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, कंजम्पशंस, प्राइस लेवल, सब कनेक्टेड फैक्टर्स एक दूसरे से, इनकी स्टडी करना। बराबर है कि नहीं? तो ना पॉलिसीज़ बनाना जो मैक्रो लेवल पे हो, वो पॉलिसीज़ जो सबको अफेक्ट करे। बराबर है कि नहीं बराबर है? जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजंस ले रहे हैं, कौन सी पॉलिसी है, कौन सा अप्रोच है? मैक्रो अप्रोच है ना। पूरे जंगल के लिए ले रहे हैं ना, उसमें कुछ झाड़ कभी कभी छोड़ जाते हैं। सही है कि नहीं सही है? सबको उस पॉलिसी का एडवांटेज नहीं मिलता है, या कभी कभी वो पॉलिसी ख़राब भी हो सकती है। GST implementation was a macroeconomic policy. RBI money flow was a macroeconomic policy. Demonetization was a macroeconomic policy. जो बजट was a macroeconomic approach. बराबर है कि नहीं बराबर है ना। हमने पढ़ा, कल से स्टार्ट किया हमने पढ़ना फीचर्स, कुछ फीचर्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे पढ़ना कि स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स की मीनिंग बताया था मैंने आपको। एक्सपेक्टेड वेरिएबल्स, है ना, यानी वो वेरिएबल जो एक उम्मीद जगा देते हैं कि इकोनॉमिक किस सिचुएशन में जाने वाली है, तो हमें पता चल जाता है इनके चेंज होने पर, है ना, इनमें जो चेंज आने वाला है। और जो चेंज अब एग्जैक्ट नहीं होता, इसलिए वी आर सेइंग कि एक्सपेक्टेड वेरिएबल्स है ना। जनरल प्राइस लेवल बताया था, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन कह सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं, विदाउट टू मच इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जस्ट इंक्रीजिंग द प्राइस बिकॉज ऑफ डिमांड। एंड अगर डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द अब बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन डिमांड, तो दैट इज डिफ्लेशन। इनकम थ्योरी पढ़ाया था मैंने आपको, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी पढ़े थे, वैसे इसमें इनकम थ्योरी। इनकम मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, मतलब जो नेशनल इनकम अर्न की जाएगी 4 रूप में, कल ही पढ़ाया था। तो कैसे डिटरमाइन की जाती है? अल्टीमेटली इट्स डिपेंड अपॉन द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अगर ये ज़्यादा है नेशनल इनकम बढ़ेगी, है ना। ये कम है नेशनल इनकम कम होगी, और इक्वल है तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं है ना। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्या फ्लक्चुएशंस आएंगे नेशनल इनकम में और कौन सी बिजनेस साइकिल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सही है बच्चों? ठीक है। जैसे कल प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट किया, रिलीफ पैकेज, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़। बराबर है कि नहीं बराबर है? प्लस वो एक बजटरी एलोकेशन के साथ है, मतलब जो बजट हमारा अनाउंस होने वाला तो नहीं हो पाया, है ना, उसमें जो बजटरी एलोकेशन था उसी के साथ वो इकोनॉमिक पैकेज है, उसी पैसे को हमने इंक्लूड। कौन सी पॉलिसी है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। बराबर है कि नहीं? एक अजम्पशन के साथ है कि अगर इतना पैसा देंगे तो शायद इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है। जनरल इक्विलिब्रियम, एवरी वेरिएबल इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स, अल्टीमेटली द डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और हर वेरिएबल के बीच में कैसी रिलेशनशिप है? फंक्शनल। हम अदर वेरिएबल को कांस्टेंट नहीं मानते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इंटरडिपेंडेंट है, देखो लिखा है ना उसमें, और मैंने कल बहुत अच्छे सबको पढ़ाया भी था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी RBI ने इंटरेस्ट रेट कम किया है, तो मनी फ्लो अगर बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट बनेगा तो इनकम आएगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा। और ये एक साइकिल है, तो डैट इज़ इंटरडिपेंडेंस। क्लियर है कि नहीं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द नेक्स्ट पार्ट। जैसे इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी मेथड पढ़ते थे हम लोग? स्लाइसिंग। वैसे यहाँ हम लोग पढ़ेंगे लंपिंग मेथड। लमसम पढ़ा है? लमसम वर्ड याद है? एक साथ पूरी इकोनॉमी को हम लोग यहाँ पर एक साथ पढ़ने वाले हैं। ये हमारा जो देश है ना, जो मैं अपनी खतरनाक डायग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, पता नहीं क्या बनाता हूँ मैं, इंडिया का मैप है, तो इसको हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। जो पॉलिसी बना रही है अभी गवर्नमेंट, है ना, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, लमसम पूरे सेक्टर्स को हम एक साथ लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। देखो क्या लिखा है उसमें। Lumping method is the study of whole economy rather than its part. We are not talking about part. We are not talking about partial equilibrium. We are talking about general equilibrium. बराबर है कि नहीं? प्रोफेसर केनेथ बोल्डिंग क्या कहते हैं? केनेथ बोल्डिंग, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज, पढ़ा दिया था मैंने आपको, बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। मतलब आप जब फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं तो फॉरेस्ट मतलब क्या है? इट इज़ अ टोटल ऑफ ऑल ट्रीज। बट आप कभी ये नहीं बता पाते कि इंडिविजुअल ट्री की एट्रीब्यूट्स और फीचर्स क्या है, क्योंकि कई ट्री छूट जाते हैं ना, पढ़ाया था ना मैंने आपको।
जब हम लमसम में कोई पॉलिसी बनाते हैं, अब कल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो मैक्रो इकोनॉमिक अनाउंसमेंट था 20 लाख करोड़ का, तो ज़रूरी है क्या कि वो बेनिफिट हर इंडिविजुअल तक पहुंचेगा? इट मे नॉट बी। लॉजिक समझा ना? बराबर है कि नहीं बराबर है? व्हेन यू स्टडी द होल फॉरेस्ट, तो कुछ इंडिविजुअल ट्रीज रह जाते हैं भाई, जिनको हम टच नहीं कर पाते, छू नहीं पाते। इतना बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम हमारे देश में, दुनिया भर में यार, इट्स इम्पॉसिबल। बराबर है? लिखा उसमें, इस स्टेटमेंट को कोट हम लोग करेंगे। एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज डज नॉट रिवील, शो नहीं कर पाता कि इंडिविजुअल ट्री की, इंडिविजुअल को जो बेनिफिट मिल रहा है वो एक्चुअली हमें पता नहीं चल पाता। उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी अच्छी बुरी चीज़ें हमें पता नहीं चल पाती। सॉरी। दिस रिवील द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा उदाहरण, आप मुझे बताना आपको समझ रहेगा। अगर आप एक बिल्डिंग में, ये आपका कॉलेज है, आपकी एक क्लास है, और नीचे आप सेकंड फ्लोर पे क्लास है, आप और एक ग्राउंड में सामने खेल रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप ग्राउंड में खड़े होकर ऊपर देखोगे तो वो क्लास के अंदर का दिखेगा क्या? नहीं सर, नहीं। लिमिटेशन से, मतलब जो दिख रहा है बस वही दिखेगा, आजू बाजू की चीज़ें आपको नहीं दिख पाएंगी, डिटेल अप्रोच नहीं हो पाएगी। बट आप अगर क्लास से खड़े होकर ग्राउंड देखोगे तो दिखेगा ना। हाँ, ग्राउंड की कुछ चीज़ें छूट सकती हैं आपकी नज़रों से, लॉजिक समझ रहा है? नीचे से फोकस स्पेसिफिक रहेगा, पूरा नहीं देख पाओगे आप, बहुत सारी चीज़ों को आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, अदर फैक्टर्स को। और मगर क्लास से देखोगे तो पूरा ग्राउंड दिखेगा। बट यही क्लास से देख के पॉलिसी बनाई जा रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी फ्रॉम द व्यू, टॉप व्यू, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी फ्रॉम बॉटम व्यू। लॉजिक समझा? एक बात बताओ मेरे को, अर्थवर्म होता है, केचवा होता है ना, अब वो सामने चल रहा है, उसको क्या पता बाजू में क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है? वो तो अपना सामने रास्ता देख रहा है, चलते जा रहा है। और ना, इस घर के पीछे क्या है, इस घर के पीछे क्या है, आगे क्या होने वाला है, थोड़ा ना पता उसको। जो रास्ता है बस लिमिटेड स्कोप के साथ चलते जा रहा है, जो फोकस है उसका, अदर फैक्टर्स उसके लिए मायने नहीं रखते। क्लियर है? अब एक बर्ड को अगर हम लोग ले लें, मैं क्या बनाने वाला हूँ मुझे नहीं पता, तुम लोग हंसना मत। हाँ, छोड़ो यार, बर्ड ही लिख देता हूँ मैं, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। एक बर्ड का अगर आप एग्जांपल लोगे, वो बर्ड जब उड़ता है, हवा में उड़ता है ना, तो उसको पूरी चीज़ें दिखती हैं नीचे की, कि भाई किसका कहाँ घर है, क्या रोड है, कहाँ ग्राउंड है। लॉजिक समझ रहा है? बट कुछ घर छूट जाते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। बस वही है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बर्ड व्यू है, तो कुछ चीज़ें लीव कर जाती हैं, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वॉर्म व्यू है, लिमिटेड स्कोप है, हर चीज़ कवर नहीं कर पाते हम लोग। बराबर है कि नहीं बराबर है बच्चों? तो लंपिंग का मतलब क्या हुआ? पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को, जितने इसमें अब सब आएंगे ना, इसमें करोड़ों एग्रीकल्चर सेक्टर है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, हर चीज़ को एक साथ स्टडी करें हम लमसम में, एक साथ। मतलब अब लॉजिक समझना, नहीं तो आपको लगेगा यानी पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसको हम अलग तो करेंगे, बट पूरे सेक्टर को एक साथ पढ़ेंगे। जैसे कल जो पैकेज आया पीएम का, आज फाइनेंस मिनिस्टर उसको बताने वाली कि कौन से सेक्टर के लिए कितना पैकेज है, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, फिर प्राइमरी में बहुत सारे हैं, सेकेंडरी में बहुत सारे हैं, लॉजिक समझ रहे, टर्शरी। तो ये लमसम में दे रहे हो ना आप, बराबर है कि नहीं बराबर है? मगर हाँ, उसको भी आप डिवाइड करोगे, बट उसकी डिवाइड करने की जो कैपेसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। स्लाइसिंग मेथड में कैसा था, इंडिविजुअल्स पे फोकस था, तो वो यहाँ नहीं है। ठीक है? माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज पे फोकस है, स्मॉल स्केल पे, तो वो सब इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगा सेकेंडरी में। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझा आपको? लंपिंग, लमसम, एक साथ, है ना? बड़े बड़े एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं हम लोग, पूरी डिमांड लेते हैं ना हम लोग, एग्रीगेट, लंपिंग मेथड, लमसम। नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ मॉडल। अब ये थोड़ा मज़ेदार चीज़ है, देखो यार, ये लॉजिक है इस पे। ग्रोथ मॉडल बोल रहा है भाई, वो क्या है देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज various factors that contribute towards growth and development. It is very important to understand the growth and development process. When I started my classes, है ना, कितने बच्चे थे? 1, फिर 7 हुए, फिर 13 हुए, ऐसे बढ़ते गए। क्लास वही थी मेरी। सो आई एम ग्रोइंग इन नंबर्स, स्टूडेंट्स। ग्रोथ मतलब क्वांटिटी, तो स्टूडेंट्स क्वांटिटी में ग्रो हो रहे थे, बेहतर हो रहे थे।
बराबर है। फिर मैंने अपने पढ़ाने का तरीका और इम्प्रूव किया, फिर अपने और क्लासेस बनाई। लॉजिक समझ रहा है? दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। व्हेन यू स्टार्टेड टू इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स, इम्प्रूव। बराबर है कि नहीं बराबर है भाई? है ना? जैसे आपने मान लो आपके मोहल्ले में 5 जगह आने की, 5 जगह पर रोड नहीं बनी है, लॉजिक समझा? तो आपने एक रोड बना दिया, चलो भैया मोहल्ले में घुसने की जगह पर, डेवलपमेंट स्टार्ट। अब ये डेवलपमेंट ग्रोइंग नंबर्स में ग्रो होगा, 5 रोड बनेंगी तो दैट इज़ ग्रोथ। तो ग्रोथ इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, होना ही होना है, करना ही पड़ेगा आपको। डेवलपमेंट एक डेलिबरेट प्रोसेस है, आपको उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप बड़े हो रहे हो ना अपने घर में, तो नेचुरल है, आप बड़े होगे, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी समझ बढ़ेगी, डैश डैश बाल बढ़ेंगे, लॉजिक समझ रहा है? बट अब आप में जो डेवलपमेंट आएगा उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ना, आपके नॉलेज के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको बेहतर बनना पड़ेगा। तो वो ये जो भी देश, जो ग्रोथ एक प्रोसेस है ऐसा, ये ग्रोथ हुई, फिर डेवलपमेंट की है, फिर आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ग्रोथ मतलब वी आर ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। बराबर है कि नहीं बराबर? अब जैसे बोलो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो वो तो हम तो सालों से कर रहे हैं, तो उसमें तो हमारे नंबर्स ग्रो हुए ही है ना, हम तो बेहतर कर रहे हैं। मगर जब हम उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। कि भाई सेम ज़मीन के टुकड़े से मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ, वो डेवलपमेंट में। डिलीवरेट एफर्ट डालने पड़ेंगे हमको उसके लिए, कि नई मशीन लानी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो पहले भी होता था, एग्रीकल्चर आज भी होता है। बराबर है? सही है? इट इज़ यूजुअली डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स, इट इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल। जब आपको ग्रोथ वर्ड आया मतलब, ग्रोथ वर्ड आया मतलब इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम। जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन और लोगों की इनकम, नेशनल इनकम क्वांटिटी वाइज बढ़ रही है ना, उसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दैट इज़ गुड। बराबर है? दीज ग्रोथ मॉडल्स आर यूज फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक मॉडल्स। फॉर एग्जांपल दिया इसमें बहुत अच्छा, महलनोबीज, बहुत ये पढ़ा होगा 11th में, याद आ रहा है कुछ? महलनोबीज का मतलब होता है हैवी इंडस्ट्रीज़, जो मशीन बनाती हैं, वो इंडस्ट्रीज जो मशीन्स बनाती हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, हैवी इंडस्ट्रीज़। ये मॉडल आज़ादी के बाद का है, सेकंड 5 ईयर प्लान का है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ध्यान होगा। पहले में एग्रीकल्चर पे फोकस था, सेकंड 5 ईयर प्लान पे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस था। याद आया कुछ? हैवी इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो मशीनें बनाए, जो हमें बाहर से ख़रीदने पर मजबूर ना करे। बराबर है ना? आप मशीनें बनाओगे तो फिर आप अपनी ग्रोथ खुद कर सकते हैं, आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिखा ना उसमें, महलनोबीज ग्रोथ मॉडल का मेन फोकस जो था वो हैवी इंडस्ट्रीज़ पे था, जो अपनी मशीनें खुद क्रिएट करें। सेकंड 5 ईयर प्लान था, हमने 11th में पढ़ा है, याद होगा आप लोगों को तो, है ना? ठीक है? ग्रोथ कैसे होगी ये आपको समझना होगा। क्वांटिटी में कैसे बढ़ेंगे हम, चाहे इनकम की क्वांटिटी हो, चाहे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हो, एवरीथिंग इज देयर। ग्रोथ करना है हमको, बेहतर बनना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी स्कूल है, क्योंकि स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। जैसे गोंदिया का एग्जांपल है, वी आर ग्रोइंग इन नंबर्स, पॉपुलेशन, घर सब ग्रो। अब डेवलपमेंट मतलब द थिंग्स विच जो हमें एनहांस करे, जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी, है ना? बराबर है कि नहीं बराबर है? कम्युनिकेशन, ये डेवलपमेंट में आता है, इसके लिए हमको एफर्ट डालने पड़ेंगे। क्लियर है? सही है बच्चों? नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है जनरल प्राइस लेवल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया यार, ये मज़ा आएगा पढ़ने में तुमको। अब भी पढ़ाया था मैंने आपको, जब भी ये वर्ड आता है ना जनरल, कि जनरली हर जगह का प्राइस या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बट वो एक जैसे नहीं होता, क्योंकि एक जैसे डिमांड नहीं होती ना पूरे इंडिया में, एक जैसे प्राइसेस नहीं होते। जैसे फॉर आप पेट्रोल का एग्जांपल ले लो, अब आप आमगांव गोरेगांव जाओगे तो गोंदिया के मुकाबले चेंज मिलेगा आपको, टैक्सेशन तो सेम रहेगा, बट अब किसी को लाने में कम खर्चा आ रहा है, किसी की प्रॉफिट मार्जिन कम है, किसी का कुछ है। प्याज का भी एग्जांपल ले लेंगे तो गोंदिया में अगर 80 थी या 60 थी, तो दिल्ली में 100 भी गई, 150 भी गई। लॉजिक समझ रहा ना? प्राइस हर जगह बढ़ा, क्योंकि पहले हमारे यहाँ 40 था, इनके यहाँ पहले 50 था। जनरली हर जगह बढ़ा बिकॉज ऑफ ह्यूज डिमांड और स्कैरसिटी, बट एक जैसे नहीं बढ़ा। तो हम ऐसा मानते हैं कि जब भी प्राइस बढ़ता है लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में नहीं, बूम पीरियड नहीं, लॉन्ग टर्म में, मतलब एक 2 सेक्टर तक या 2 आप बोल सकते हैं क्वार्टर तक, 6 महीने तक। तो समझ लो प्रॉस्पेरिटी है या इन्फ्लेशन फेज जा रहा है या एक्सपांशन है, हम लोग बोल सकते हैं। देखो लिखा, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि प्राइस लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सो अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। देखो डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन करेंगे?
सर इफ़ एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, ये विल बी प्राइस लेवल इंक्रीज। अभी देखो आप मास्क की डिमांड कितनी हो चुकी है मार्केट में और होने वाली है। फैंसी मास्क आएंगे, देखना आप, फैंसी मास्क, अब वो लोग उसको एज ए फैशन यूज़ करेंगे। आप देखो प्राइस लेवल बढ़ेगा उसका।